अपना दलसिंह सराय चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपका भी, और आपके माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का धन्यवाद, आभार, स्वागत है। सर, इस बार क्या सोच के आप ये सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, सरायरंजन विधानसभा में जो दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं है। जो दिखाया जा रहा है हकीकत नहीं है। जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वो विकास हुआ नहीं है। अच्छा। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोई विदेशी राजदूत या विदेशी राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आते हैं या किसी देश में जाते हैं तो उसके आगमन के लिए दीवारों को नए पेंट से पोत दिया जाता है, नए नए रेशम का पर्दा लगा दिया जाता है। तो दरअसल सरायरंजन जी को एक रेशम के पर्दे से ढक दिया गया है और जिसे विकास का नाम दिया जाता है। जी, अभी जैसे कि आपको क्या क्या नजर आ रहा है, क्या क्या दिख रहा है? मैं संभवतः पहला व्यक्ति हूँ समस्तीपुर जिले का जिसने अपने विधानसभा का पैदल यात्रा किया है। बिल्कुल। मैं करीब 30 दिनों तक पैदल चलता रहा था, रात दिन चलता रहा था, और लोगों से मैं मुखातिब हुआ, और उद्देश्य इतना ही था कि कहाँ क्या कमियां हैं देखी जाएं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो वर्तमान माननीय जल संसाधन मंत्री हैं, जो स्थानीय विधायक भी हैं, मैं सीधे तौर पर उन पर आरोप लगाता हूँ कि वो सरायरंजन विधानसभा की तमाम 5 नदियों की हत्या की है। 5 नदियों की हत्या की है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म में नदी सिर्फ नदी नहीं होती है, वो नदी माँ होती है। नदी हमारे धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, नदी हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और उस नदी को सुखाया गया है। नदी आज रोजगार का साधन था। आप गढ़सिसे में चले जाइए, वहाँ पानी फल का बड़े लेवल पर खेती होता था। आप इन 5 नदियों में चले जाइए, मछली पालन बड़े लेवल में होता था। लेकिन उस सभी नदियों को सुखा दिया गया है। क्यों सुखाया गया है? जल संसाधन मंत्री तो हैं लेकिन जल कहीं दिख ही नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूँ, क्यों सुखाया गया नदियों को। और जब हमने हंगामा किया, जब पैदल यात्रा निकाली है, तो अफरा तफरी में नदी उड़ाही का काम शुरू कर रहे हैं। सरायरंजन बचाओ का यात्रा जब आपका चला तो उस वक्त उगाही का काम शुरू कर दिया गया। बिल्कुल, मैं वो कह रहा हूँ आपको कि जब उड़ाही का काम शुरू किया गया तो वो सरायरंजन विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, और जो बलान नदी है उसका सरायरंजन विधानसभा में मूसापुर है। लेकिन उन्होंने 22 जून को इसका उद्घाटन दलसिंह सराय में किया, जो उजियारपुर विधानसभा में है। और फिर अभी 16 तारीख को मुख्यमंत्री के द्वारा जो उद्घाटन किया गया वो भी किया गया उजियारपुर विधानसभा में। सवाल, मेरी बात सुन लें। सवाल यह उठता है, जब एक योजना था तो इसका उद्घाटन 2 बार क्यों हुआ? अगर एक योजना था तो सबसे पहले माननीय मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन दलसिंह सराय में किया गया है 22 तारीख को, और फिर अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री को बुलाकर 16 तारीख को उसका उद्घाटन करवाया गया। बिल्कुल, जिसमें लगभग 100 लोग भी नहीं पहुंचे थे। ये क्या संकेत दे रहा है? अब देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि माननीय विजय कुमार चौधरी वो यहाँ के स्थानीय नहीं है। जो स्थानीय विधायक खुद को कहते हैं स्थानीय नहीं है, वो दलसिंह सराय के हैं, उजियारपुर में है। उनको अपनी राजनीति उजियारपुर में करनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सरायरंजन का भविष्य तय करूंगा। और इस वजह से जो लोगों की उपस्थिति है, लगातार घटती हुई उपस्थिति, इस बात का संकेत है कि लोगों का इकबाल उनसे खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार को लेकर के अब जनता भी त्रस्त हो मतलब आ चुकी है, और उनका जो सोचना है, जो अब मैं स्थानीय नेता खोजूंगा और स्थानीय नेता को ही वोट दूंगा, तो ये उनकी सोच इस बार कहां तक सही है सर? बिल्कुल होना भी चाहिए। हर चीज में स्थानीय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आज आप देख लीजिए कि बिहार में क्या डोमिसाइल नीति नहीं है। महाराष्ट्र में जाता है तो वहाँ गाली सुन के आता है, राजस्थान में जाता है गाली सुन के आता है, उड़ीसा में जाता है गाली सुन के आता है, चेन्नई में जाता है तो गाली सुन के आता है, कर्नाटका में जाता है तो गाली सुन के आता है। आखिर क्या वजह है कि अभी TRI सेकेंड का जो परीक्षा हुआ था, 90% उत्तर प्रदेश के लोगों ने यहाँ नौकरी लिया है। तो मतलब बिहार में जो सरकारी अफसर आएगा वो भी उत्तर प्रदेश और झारखंड और राजस्थान के युवा ले जाएंगे, तो बिहार के लोग क्या करेंगे? उसी तरह राजनीति में अगर जो सरायरंजन या कोई भी स्थानीय क्षेत्र है, अगर वहाँ के लोगों का मौका नहीं मिलेगा, वो भी बाहर के लोग लेके चले जाएंगे, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? सर, वोट के वक्त तो बहुत सारे लोग हैं, नेता लोग हैं, जैसे कि अभी आप लोग भी उतरे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए जो रोजगार होता है, कई तरह तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन युवाएं फिर भी बेरोजगार ही रहते हैं। इनके लिए, इन युवा के लिए क्या सोचना है आपका? भारत में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या बिहार में है। बिल्कुल, मैं डेटा की बात करता हूँ। पूरे भारत में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या बिहार में है। आप बताइए कि अभी तक बिहार सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया? क्या जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उन्होंने ऐसा कोई एक मंच निर्माण किया कि जहां जो भी यूथ है, अगर उसके पास कोई आइडिया है, वो आइडिया लेकर जाता और उसका सारा काम होता? कभी हुआ है? कभी माननीय जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा स्थानीय युवाओं के साथ कोई संवाद स्थापित किया गया है?
तो सवाल उठता है कि जिनको करना था और जिन पर जवाबदेही और जिम्मेदारी है वो तो भाग रहे हैं, वो तो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप किससे क्या पूछिएगा। आज अगर आपको स्थानीय विधायक जो विजय कुमार चौधरी हैं उनसे बात करना हो, मिलना हो या कोई पैरवी कराना हो तो आपको 5 से 10 हज़ार रुपया लगता है। आपको वो ना ही क्योंटा में मिलेंगे ना ही सरायरंजन में मिलेंगे, वो आपको पटना मिलेंगे। आप स्कॉर्पियो भाड़ा करके जाइए और पटना में अगर 10 बजे तक आप नहीं पहुंचे तो आपसे नहीं मिलेंगे, और 10 जब बज जाता है तो बात खत्म। 3,000 रुपया स्कॉर्पियो का भाड़ा होता है और उनका जो अलाल दलाल है जो आदमी को लेकर जाता है, जिसके माध्यम से आदमी पहुंचते हैं, वो खाना खाता है, मुर्ग मसल्लम खाना करता है होटल में, 4 से 5 हज़ार रुपया एक मीटिंग का खर्चा होता है। आप सोच सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति अपने विधायक से, जिसको वो वोट देता है, जिसको वो बनाता है, जिसको चुनता है, उससे मिलने के लिए उसको 5 से 10 हज़ार रुपया खर्च करना पड़े। ये तो सर अभी हो रहा है। जो स्थानीय विधायक यहाँ पे जो अभी इस बार जो विधायक हैं, वो अगर उनसे मिलना हो या फोन पे बात करना हो तो उनका पीए बात करता है जनता से। लेकिन क्या अगर आपको जनता चुनती है तो आपका पीए बात करेंगे या आप खुद जनता के बीच जाएंगे? सर ये जनता को समझना चाहिए कि वोट नेता को करते हैं या पीए को करते हैं। बिल्कुल, ये जनता को समझना चाहिए। पीए कौन होता है? कौन है पीए? असिस्टेंट होता है। कौन पीए होता है? पीए कोई लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा नहीं होता है, वो किसी एमएलए द्वारा नामित व्यक्ति होता है। अभी जो आए थे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे 16 तारीख को, वहाँ पे सर कोई नहर का निर्माण हुआ है क्या? एकदम नहर जैसा लग रहा है, थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा उगाही हुआ है, मतलब नहर है या नदी है, ये क्या मतलब हो क्या रहा है? कितने का ये मतलब कितना करोड़ का फंड है इसका? देखिए, इस थोड़ा सा मैं वक्त आपसे लूँगा कि ये बलान नदी है। अच्छा। और मूसापुर से निकलती है नदी। बहुत कम नदियां हैं जिसका प्रारंभ जो है मैदानी भागों में होता है। तो बलान नदी एकलौती नदी है जिसका मूसापुर से उत्थान होता है और भगवानपुर में जाकर ये मिल जाती है नदी, और इस नदी का उड़ाही किया गया। उस नदी का वास्तविक स्वरूप जो है 150 से 200 मीटर चौड़ाई है, ठीक है, और जो माननीय मंत्री के द्वारा कराया गया है 25 मीटर चौड़ा उस नदी को कर दिया गया है। सवाल यह उठता है कि नदी और नहर में अंतर होता है। नदी पानी का प्राकृतिक स्रोत है, जबकि नहर जो है पानी का कृत्रिम स्रोत है। तो जो नदी का प्राकृतिक स्रोत था उसे सुखाकर इसे कृत्रिम स्रोत में तब्दील किया गया है माननीय मंत्री के द्वारा। अब मैं आपको बता देता हूं इसका 2 साइड इफेक्ट, इसका जो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक इम्पैक्ट पड़ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, समझने की जरूरत है। और मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि थोड़ा सा आप ध्यान इस बात पे तवज्जो दीजिएगा। 150 से 200 मीटर जमीन है, यानी कि वो जमीन बिहार सरकार की है, नदी की जमीन है। अगर उसमें से हम 125 मीटर जमीन छोड़कर और सिर्फ 25 मीटर में निर्माण कार्य कर रहे हैं तो शेष जो 125 मीटर जमीन पर बच रहा है उस पर कब्जा कौन करेगा? अगर आप मूसापुर से लेके आप चले जाइए भगवानपुर तक में तो लगभग ये लाखों एकड़ जमीन में तब्दील हो जाएगा। ये इसका मेजरमेंट कि अगर 125 मीटर लंबा और 78 किलोमीटर चौड़ा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो लाखों हेक्टेयर में जमीन चला जाएगा। तो इस लाखों हेक्टेयर जमीन में क्या करेगा? सरकार इसका टेंडर करेगी या सरकार इसको भूमाफियाओं के हवाले कर देगी या सरकार उस जमीन को लेकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी? सरकार, मैं बता रहा हूं कि अपराधीकरण कर रही है। इससे अपराध बढ़ेगा, वर्चस्व की लड़ाई होगी, लोग जमीन कब्जा करेंगे। सरकारी जमीन है वो खाली भूमि होगी, कब्जा करेंगे, जिसके पास लाठी होगी वो कब्जा करेंगे। कोई गरीब, कोई मजलूम उस जमीन का उपभोग नहीं कर सकता, उस पर नहीं जा सकता है। अभी जो भैंसें चल रही हैं, मवेशियां चरती हैं, मत्स्य पालक मछली पालते हैं, सबको बाधा पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जमीन वही कब्जा करेगा जिसके पास ताकत होगा। और ये कहने की आवश्यकता नहीं कि समाज में ताकत कहां केंद्रित है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस नदी को नहर बनाने के पीछे माननीय का भूमाफियाओं के साथ गठजोड़ है। मेरी बात खत्म होने से पहले सुन लीजिए। मैं आपको कहता हूं, आप दलसिंह सराय में चले जाइए, आप चले जाइए सरायरंजन में, जदयू के जो पदधारक लोग हैं उन किसी का घर, किसी का पार्किंग और किसी की खेती उस जमीन पर होती है। सवाल यह उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और आखिर क्यों जल संसाधन मंत्री भूमाफियाओं के हवाले बलान नदी की जमीन को कर रहे हैं? ये कभी मौका लगे, आपको मौका नहीं लगेगा। आपको मुख्यमंत्री आए, कितने मीडिया कर्मी को मुख्यमंत्री से बात करने दिया गया? नहीं, कोई नहीं किया है। मुख्यमंत्री को हॉस्टाइल करके रखा गया है। मुख्यमंत्री अचेतावस्था में है। वो सरायरंजन आए और एक शब्द उनको नहीं बोलने दिया गया, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। क्यों आए थे? उद्घाटन करने के लिए आए थे, शिलान्यास करने के लिए आए थे। शिलान्यास के बाद एक संबोधन उन्होंने किया? एक भी नहीं। जो ट्रायंगल है जहां नून, जमुआरी और बलान नदी का मिलन है, वहां हजारों साल पुराना शिव मंदिर है, वहां तक माथा टेकने उनको नहीं जाने दिया गया। पूरी तरह से मुख्यमंत्री को हॉस्टाइल करके रखा गया है और ये इसका परिणाम है कि मुख्यमंत्री को जनता से मुखातिब नहीं होने दिया जा रहा है। और मैं कह रहा हूं, जो हॉस्टाइल करने वाले लोग हैं वही मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द हैं।
और सरायरंजन के लोगों को सचेत होने की जरूरत है, सरायरंजन के लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। और मैं आह्वान करता हूं कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए जो माननीय मुख्यमंत्री को हॉस्टाइल कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए जो बलान नदी की जमीन को भूमाफियाओं के माध्यम सौंप रहे हैं। उन लोगों को चिन्हित कीजिए जो इतने बड़ी प्राकृतिक नदी को नहर में तब्दील कर रहे हैं। उनको चिन्हित कीजिए, उनको दंडित कीजिए। 5 साल में एक ही बार आपको मौका आता है जब किसी जनप्रतिनिधि को आप दंडित कर सकते हैं, और ये सही मौका है कि आप इसका लाभ उठाइए और अपने जनप्रतिनिधि को दंडित कीजिए।